ट्रांसमिशन ऑफ वेव पढ़ते थे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जिसको स्टेशनरी वेव भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव या इसको स्टेशनरी वेव भी बोला जाएगा। स्टैंडिंग वेव या इसको स्टेशनरी वेव भी बोलेंगे। अच्छा, जो वेव हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे उन सब वेव को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, एनर्जी प्रोपोगेट होता है, समझ में आ रहा है। और पोटेंशियल जब मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है। लेकिन स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होगा, या इसको स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। पहले समझना पड़ेगा स्टैंडिंग वेव होता क्या है, समझ में। तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं स्टैंडिंग वेव होता क्या। तो फर्स्ट देखो, एक वेव ऐसे आया, ठीक है, और ये सपोज कर लेते हैं ये है तुम्हारा, इसके अबाउट मान लेते हैं ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये वेव ऐसे चल रहा है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका अभी देखो यहाँ पे जो पार्टिकल है, जो सोर्स पार्टिकल है, इस मोमेंट पे किधर जाएगा, नीचे जाएगा। सोर्स पार्टिकल का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे होगा। तो उस मोमेंट में हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस का kx। लेकिन सोर्स पार्टिकल उस मोमेंट में किधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। किधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। तो उस मोमेंट पे हम लोग इक्वेशन जो लिखेंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। माइनस क्यों लगा रहा है, क्योंकि सोर्स पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। और दूसरा एक और वेव ले लेते हैं हम लोग, ये भी साइनसोइडल ले लेते हैं ऐसे, लेकिन ये जा रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। किधर जा रहा है, वेलोसिटी दोनों का सेम ले लेते हैं, वेलोसिटी दोनों का क्या सेम। इसका इक्वेशन लिखोगे, अब देखोगे तो ये है, तो ये पीछे वाला फॉलो कर, ये तो ऊपर जा रहा होगा, यहाँ का पार्टिकल किधर जा रहा होगा। इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, a sin ओमेगा t प्लस का x। लिखते हैं, ऊपर जा रहा है यहाँ प्लस है, ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस है। तो ये वेव जो था t इक्वल्स टू 0 पे था, और ये भी वेव कहाँ था, t इक्वल्स टू 0 पे, सपोज कर ले t इक्वल्स 0 पे ये था, t इक्वल्स टू 0 पे ये, ठीक है। अगर इस मोमेंट पे t इक्वल्स टू 0 पे ही दोनों वेव को इसी मोमेंट पे क्या करा दे, सुपरपोज करा दे। क्या करा दे, सुपरपोज करा दे। तो t इक्वल्स टू 0 पे दोनों वेव को अगर हम लोग करते हैं सुपरपोज, क्या कराते हैं, सुपरपोज। तो एट t इक्वल्स टू 0 both वेव हम लोग क्या कराते हैं, सुपर पोज करा देते हैं। सुपर पोज कराओगे तो कैसा वेव बनता हुआ दिखेगा, बताओ बताओ कैसा दिखेगा। देखो यहाँ पे ऑरिजिन जो है, मतलब यहाँ पे दोनों पार्टिकल क्या है, 0 है, जिसका नेट एम्पलीट्यूड 0 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ का एम्पलीट्यूड मान लो 1 है, यहाँ का भी एम्पलीट्यूड हम सपोज कर लेते हैं 1 है, तो यहाँ का नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2a। यहाँ का नेट एम्पलीट्यूड बताओ इस पोजीशन पर 0 रहेगा। यहाँ का एम्पलीट्यूड माइनस 1 और ये भी एम्पलीट्यूड माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस 2a। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा नाम दे देते हैं, ये पॉइंट था a नहीं देते हम लोग, कुछ और नाम देते हैं। क्या नाम दे दिया थे बोलो, x y z भी बोल सकते हो तुम लोग। 1 2 3 बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, 1 2 3। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 5। और ये भी पॉइंट है 1 2 3 4 5, ऐसे और भी पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो 1 पॉइंट पे नेट एम्पलीट्यूड क्या है, ये है 1 है कि ये पॉइंट क्या है 1। यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों ऐड करो, इसका भी 0 इसका भी 0, तो नेट एम्पलीट्यूड 2 पॉइंट पे भी दोनों का 0 है तो इसका 0 होगा। लेकिन 1 और 2 के बीच में जो है इसका एम्पलीट्यूड a और इसका एम्पलीट्यूड a, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में ऐसा वेव बनेगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2a होगा। कैसा होगा, 2 और 3 के बीच में ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात। ये 4th पॉइंट हो जाएगा, ये 5th पॉइंट हो जाएगा।
कितना समझ में आ गया कोरिकल वाली बात। तो ये t इक्वल्स टू 0 पे सुपरपोज करा, t इक्वल्स टू कहां सुपरपोज करा 0 पे, ठीक है। अब देखो क्या मैं एसएचएम में तुम लोगों को पढ़ाया था, अगर t इक्वल्स टू 0 पे ये है तो मैं बोलूंगी t इक्वल्स टू t/2 पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बना सकते हो। और t इक्वल्स टू t/2 पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बना सकते हो। और फिर t इक्वल्स टू t/2 पे दोनों को सुपरपोज करा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा हम लोग कराएंगे। अब देखो ये इसका वेव का इक्वेशन ये था, इसका वेव का इक्वेशन क्या था, ये था कि नहीं था। तो ये रिजल्टेंट वेव है, तो इसका नेट इक्वेशन, नेट इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है बताओ, y नेट माइनस a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस a sin ओमेगा t प्लस का kx, ऐसा आएगा क्या? यस सर। कोरिकल। अब देखो यहाँ पे ये माइनस साइन हम लोग अंदर ले आके लिख सकते हैं ना, हाँ? तो ये हो जाएगा kx माइनस ओमेगा t, क्या हो जाएगा kx माइनस, और दोनों में a है तो a ले लो कॉमन, तो यहाँ पे आ गया sin kx माइनस ओमेगा t, और यहाँ पे है sin ओमेगा t प्लस x। कोरिकल वाली बात, इसको हम लोग फॉर्मूले पे ब्रेक करते हैं, फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूले के अगर ब्रेक करते लिखते हैं क्या आएगा बताओ, sin a माइनस b, क्या लिखा जाए sin a माइनस b, क्या फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a, तो लिखो, तो यहाँ पे लिखेंगे sin a cos ओमेगा t माइनस cos kx इंटू sin ओमेगा t, इसको भी ब्रेक करो, sin ओमेगा t cos kx प्लस आएगा प्लस cos ओमेगा t इंटू sin kx, क्या ये है, अरे बोलो हाँ ना बोलो कोरिकल वाली बात। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, cos kx sin ओमेगा t, cos kx sin ओमेगा t कैंसिल हो रहा है, यस सर। तो क्या आ गया देखो, तो यहाँ cos ओमेगा t sin kx, cos ओमेगा t sin ओमेगा 2 टाइम्स आ जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a sin kx into cos ओमेगा t, ये नेट इक्वेशन आ जाता है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, तो बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। क्या समझ में आया, इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडिंग वेव जरूरी नहीं है कि यहाँ पे sin kx cos ओमेगा t हो, यहाँ cos kx और sin ओमेगा t भी पॉसिबल है, sin kx sin ओमेगा t भी पॉसिबल है, cos kx cos ओमेगा t भी पॉसिबल है, यानी sin और cos को कॉम्बिनेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा sin और cos का कॉम्बिनेशन होगा, sin sin का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, cos cos का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, cos sin का भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, समझ में आ रहा है ना। तो जनरली हम लोग ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे सुपरपोज कर रहा है, ये बना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सुपरपोज कराते हैं t इक्वल्स टू t/2 पे, कब कराते हैं t इक्वल्स टू t/2 पे। देखो यहाँ पे अगर हम लोग t/2 पे सुपरपोज कराना है तो फर्स्ट वेव जो ये बन रहा है, ये वाला वेव बन रहा है, ये तो t इक्वल्स टू 0 पे बन रहा है, हमको इसको t इक्वल्स टू t/2 पे ड्रॉ करना पड़ेगा, कहां ड्रॉ करना पड़ेगा, t इक्वल्स टू t/2 पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज बताओ तुम, t इक्वल्स टू t/2 अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे अगर t इक्वल्स टू 0 टाइम पीरियड है तो यहाँ पे टाइम पीरियड वेव कांस्टेंट मतलब कितना लगेगा, कैपिटल T लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा, कैपिटल T। और t/2 पे हम लोग अगर वेव बनाना इस वेव को, तो एसएचएम में मैं पढ़ाया था कि जितना फेज होता है, यहाँ फेज नहीं है टाइम है, तो जितना t/2 अगर t/2 पे ड्रॉ करना है तो अगर वेव वेलोसिटी ऑफ वेव इधर है तो इसको इधर आगे खिसका देंगे t/2, समझ आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये जो वेव है ये t/2 आगे चला जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, फर्स्ट वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा 2 पे, 2 वाला पॉइंट 3 पे, तो इधर कहीं इधर भी तो वेव होगा ना, तो ये इधर वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सारे के सारे t/2 आगे चले जाएंगे, और ये सारे के सारे t/2 लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, समझ आ रहा है। ये सारे के सारे ये t/2 राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और सारे के सारे ये वाले सारे के सारे t/2 लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, तो ये पॉइंट यहाँ गया, ये पॉइंट यहाँ गया, ये पॉइंट आगे चला जाएगा, समझ आ रहा है। तो हम लोग फर्स्ट
ये बोलते हैं ये वाले, इसको बोल देते हैं मान लो ए और बी वेव है, इसको फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं t/2, ठीक है ना। तो एट फर्स्ट वाला ग्राफ एट t इक्वल्स टू t/2 पे कैसा बनेगा? ये राइटवर्ड वेलोसिटी ऑफ वेव किधर था? प्लस x डायरेक्शन में था, तो t/2 आगे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो जो पॉइंट यहां पे था वो यहां आ जाएगा, और जो पॉइंट पीछे था वो यहां पे आ जाएगा, तो ये वेव ऐसा हो जाएगा t/2। देखो बोलो, तो जो पॉइंट यहां पे था, ये पॉइंट पहले यहां था, ये यहां पे, जो ये वाला पॉइंट पहले यहां था तो यहां पे, लेकिन पॉइंट का नाम तो चेंज होगा नहीं। इसका पहले हम लोग बोले थे फर्स्ट, तो फर्स्ट ही बोलेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको 5 ऐसे बोलते हैं, ये नाम चेंज होगा, ठीक है। लेकिन t इक्वल्स टू t/2 पे ग्राफ ये हो जाएगा। कोरिकल वाले बात a वाले का ग्राफ, और b वाले का ग्राफ क्या हो जाएगा? एट स्मॉल t इक्वल्स टू t/2 कैसा बनाया जाए? ये तो किधर जा रहा है? इसका वेलोसिटी ऑफ वेव इधर है ना, हां, तो वो इधर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो ये इधर अगर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला पॉइंट यहां, ये पॉइंट यहां पे, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? बताओ, सेम ऐसा बन जाएगा। कोरिकल वाली बात, ये पॉइंट क्या है? 1, ये पॉइंट क्या है? 2, ये पॉइंट क्या है? ये क्या है? 4, ऐसा हो गया। तो t/2 पे ऐसा बन गया, t/2 पे ऐसा बन गया। अब इन दोनों क्या कराएंगे? सुपरपोज कराएंगे। क्या कराएंगे? सुपरपोज कराएंगे। तो क्या लिखेंगे? आफ्टर सुपरपोजिशन एट स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T/2 पे, तो सुपरपोजिशन कराएंगे, तो इसका एम्पलीट्यूड 0, इसका एम्पलीट्यूड 0, 2 का भी एम्पलीट्यूड 0, 3 का भी एम्पलीट्यूड, अच्छा इसका एम्पलीट्यूड माइनस है, इसका एम्पलीट्यूड माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -2 है। तो क्या ये वेव ऐसा बनता हुआ दिखेगा? देखो ध्यान से, यस सर, कोरिकल, नो सर, तो ये फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा, ये सेकंड पॉइंट यही रहेगा, ये थर्ड पॉइंट यही रहेगा। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2, ये 4 पॉइंट ऐसा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं बात। तो ये हो गया t/2 का ग्राफ। जब t इक्वल्स टू 0 पे सुपरपोज करा है, देख लिए, t इक्वल्स टू t/2 पे सुपरपोज करा है, तो भी देख लिए। कोई दिक्कत नहीं बात? नो सर। अब देखो t इक्वल्स टू t/4 पे करा सकते हैं। देखो t/4 पे और 3t/4 पे सेम ग्राफ बनता है, ठीक है। तो t/4 का ये हम लोग देख लेते हैं। तो सुपरपोज कराना है एट t/4, तो t/4 पे का सुपरपोज कराना है, तो इन दोनों का फिर से इंडिविजुअल ग्राफ बनाना पड़ेगा, t/4 वाला। तो t/4 वाला हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो a का ग्राफ एट t इक्वल्स टू कैपिटल T/4, कैपिटल T/4 हम लोग लिख रहे हैं, तो कैपिटल T/4 देखो, यहां पे अगर t 0 था, ठीक है ना, तो समझ पड़ेगा ना, तो यहां पे अगर t होता है, यहां t/2 होता है, तो t/4 यहां होता है, और ये t/4 आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा मतलब कि ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, दोनों आ रहा है, और नीचे का जो ये पॉइंट है ये यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ग्राफ बनाऊं मैं, कैसा ग्राफ बनेगा? तो क्या ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखेगा? बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्या यही रहेगा, पॉइंट 1? क्या सेकंड पॉइंट यहां रहेगा? हाँ? क्या थर्ड पॉइंट ये है? क्या फोर्थ पॉइंट ये है? समझ में आया? और वेलोसिटी ऑफ वेव इधर था, इधर डाउन हो गया, ठीक है। बी वाले का ग्राफ क्या बनाया जाएगा? एट स्मॉल t इक्वल्स टू t/4। बोलो, कैसा ग्राफ बनेगा? वेलोसिटी ऑफ वेव तो इधर है ना, हां, t/4 आगे जाएगा, तो क्या इसका ग्राफ ऐसा बनेगा? समझ में आ रहा है? ये क्या है? पॉइंट 1, ये क्या है? पॉइंट 2, ये क्या है? पॉइंट 3, ये क्या है? पॉइंट 4। अब देखो यहां पे पॉइंट 1 पे माइनस a एम्पलीट्यूड और यहां पे प्लस 2, तो आफ्टर सुपरपोजिशन क्या लिखा जाएगा? आफ्टर सुपरपोजिशन स्ट्रेट लाइन बन जाएगा एट स्मॉल t इक्वल्स टू t/, तो देख लो यहां पे कैसा ग्राफ बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। देख लो हर जगह देखो तुम 2 3 अलग लोकेशन पे, 1 पे भी देखो 0 हो गया। यहां पे ये जितना नेगेटिव एम्पलीट्यूड है उतना ही यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? यहां तो 0 था कि नहीं था?
2 पे ये जितना पॉजिटिव 2 पे इधर उतना ही नेगेटिव। कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। किसी और टाइम पीरियड के लिए भी तुम चाहो तो अलग अलग ऐसे ही बना के निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समझने वाला क्या चीज है, देखो ध्यान से समझने वाला ये है, अगर तुम नोटिस किए होगे तो यहाँ पे दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चार जो पॉइंट है 5 6 7 ले सकते हो। ये चारों पॉइंट में जब भी सुपरपोज हो रहा है हमेशा नेट एम्पलीट्यूड क्या है? 0। देखो t को 0 पे सुपरपोज करें तो उस समय नेट एम्पलीट्यूड क्या आया? 0 आफ्टर सुपरपोजिशन। आफ्टर सुपरपोजिशन तो नेट एम्पलीट्यूड क्या आ गया? 0 1 2 3 4 पे। देखो ध्यान से यहां पे भी सुपरपोजिशन करना है 1 2 3 4 आफ्टर सुपरपोजिशन क्या आ गया? 0 आया कि नहीं आया? अच्छा यहां पे एक बार फिर से देखो 1 2 3 4 समझ आ रहा है? तो ये वेव ट्रैवल कैसे कर रहा है? देखो समझो इधर ध्यान से समझो। ये वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये वेव है, ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, ठीक है ना। तो ये वेव देखो पहले अगर ये वेव ऐसा था t को 0 पे ऐसा था, ठीक है ना। तो ये वेव धीरे 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 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे तो धीरे 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 नीचे आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन 1 और 2 का नेट एम्पलीट्यूड 0 ही रहेगा हमेशा। किसी भी टाइम पीरियड में देखो हमेशा क्या रहेगा? 1 और 2 का एम्पलीट्यूड 0 ही रहेगा। फिर ये और नीचे आएगा, फिर एक टाइम आएगा जब स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब t/4 पे क्या हो जाएगा? t/4 पे क्या हो जाएगा? फिर ये नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक नीचे जाएगा। समझ में आया? तो ये कैसे करेगा? नीचे ऊपर नीचे अप, किसी दो फिक्स पॉइंट के अबाउट अप डाउन अप डाउन अप डाउन। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेशनरी वेव। किसी दो फिक्स पॉइंट के अबाउट ये ऊपर नीचे से करते रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव। किसी दो फिक्स पॉइंट के अबाउट स्टेशनरी। समझ में आ रहा है? ये आगे ट्रैवल नहीं करता। जैसे प्रोग्रेसिव वेव तो आगे ट्रैवल करता है ना, ऐसे ऐसे करके, वैसे नहीं कर रहा है, ये ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी वेव। आया समझ में? यस सर। आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? अब ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 जो हम लोग बोल रहे हैं नाम दिए हुए, ये सब पॉइंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अच्छा यहाँ पे जब ये वेव ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 और 3 वाला वेव किधर जाएगा? नीचे जाएगा। और 1 और 2 वाला वेव अगर नीचे जाएगा तो 2 और 3 वाला वेव ऊपर जाएगा। इसमें भी ऐसे ही चल रहा होगा, 1 2 के बीच में भी ऐसे चल रहा है, 2 और 3 के बीच में भी ऐसे चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 वैसे यहाँ पे 4 पॉइंट आएगा। ये सब पॉइंट हमेशा फिक्स है। किसी भी टाइम पे सपोज कराओ, t को 0 पे कराओ, t/4 पे कराओ, t को t/2 पे कराओ, 3t/4 पे कराओ, या कोई अदर टाइम पीरियड पे कराओ, ठीक है ना। तुमको ऑलवेज ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट ये सब नेट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। इन सब पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। इन सब पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? नोड्स। तो ये नोड्स का नेट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। या फिर एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो। एम्पलीट्यूड क्या होता है? हमेशा क्या होता है? 0। इसको बोलते हैं हम लोग नोड्स। क्या बोलते हैं हम लोग? नोड्स। अब नोड्स का पोजीशन वगैरह भी निकालेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहां पे जब ये वेव बन रहा है तो कोई एक पार्टिकल ये इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल है इसका नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर इधर मैक्सिमम गया, ठीक है ना। प्लस ए माइनस ए, क्या यही 1 और 1 यही पार्टिकल है जो प्लस ए माइनस ए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये पार्टिकल मतलब ये ए है तो 2a हो जाएगा, 2a फिर नीचे 2a, फिर ऊपर 2a फिर नीचे 2a, ऊपर 2a, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसी का हो रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसी का रहा है 2a, है ना। इस पार्टिकल्स को बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी नोड। तो इसका तो हम लोग नाम दिए नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक एंटी नोड यहाँ पे होगा, एक एंटी नोड यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में एक एंटी नोड यहाँ होगा, इन दोनों के बीच। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे दो चीज पढ़ना हम लोग को, नोड और एंटी नोड। क्या इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? यस सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इतना समझ में आएगा नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात? चलो ठीक है, तो हम थोड़ा आगे देख लेते हैं फिर लिखना तुम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या निकाले? 2a sin kx into ओमेगा t cos ओमेगा t into cos ओमेगा, ये निकाले ना स्टैंडर्ड इक्वेशन।
कोई दिक्कत वाली बात? अगर मान लो इसके में sin kx में अगर इनिशियल फेज है और cos ओमेगा t में भी इनिशियल फेज है, इसको और अच्छे से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a sin kx प्लस phi 1, ठीक है? और cos के साथ भी इनिशियल फेज होगा cos ओमेगा t प्लस, इसको क्या लिख देंगे हम लोग? तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर इनिशियल फेज होगा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, जब भी तुम सुपरपोज कर रहे हो किसी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे करा रहे हो, t को 0 पे करा रहे हो या t को t/2 पे करा रहे हो या t को t/4 पे करा रहे हो, ठीक है? तो किसी मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे तुम वो देख रहे हो, ठीक है? तो देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी पार्टिकल के लिए पूरे वेव में किसी भी एक पार्टिकल उठा लो, ठीक है? उसका x का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। x का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। यानी वेरी क्या कराना है हमको? टाइम वेरी कराना है। t को 0 पे देखना है, t को t/2 पे देखना है, t को t/4 पे देखना है, 3t/4 पे देखना है, t पे देखना है। समझ आ रहा है क्या वेरी कराना है? टाइम। तो ये cos ओमेगा t प्लस phi 2 ये है वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। और ये क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो अगर ध्यान से देखा जाए y अगर इक्वेशन लिख रहे हो तो वेरिएबल क्वांटिटी से जो ओवरऑल कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2a नहीं होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इन सब पूरे इक्वेशन को एम्पलीट्यूड बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे। यानी यहाँ पे हम जब एम्पलीट्यूड बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? 2a sin kx प्लस phi 1 क्या लिखना पड़ेगा? 2a sin kx प्लस phi 1। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया तो बोलो, आगे चले? कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो यहाँ पे तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेके हम लोग स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं। तुम यहाँ पे डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो कि नोड का पोजीशन क्या है, एंटी नोड पोजीशन है क्या है, बता सकते हो। यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो यहाँ x क्या है? 0 है कि नहीं? और यहाँ पे एक वेव तो यहाँ पे कंप्लीट होगा ना, एक वेव तो यहाँ कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे x क्या बोल सकते हैं हम लोग? लैम्डा। क्या बोल सकते हैं? और यहाँ पे x क्या बोल सकते हैं? लैम्डा बाय, तो फर्स्ट नोड 0 पे मिला, दूसरा नोड कहाँ मिला? लैम्डा बाय, तीसरा नोड कहाँ मिला? ऐसे बता सकते हो। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म था तो बता सकते हो, लेकिन जरूरी तो है नहीं कि हर जगह हर बार ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है? तो नोड निकालने का तरीका क्या है? नोड निकालने का तरीका क्या है? हम लोग लिखे नोड क्या होता है? जिसका नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 कर दो, तो फाइंड करना है हम लोग नोड, क्या फाइंड करना है? नोड अगर फाइंड करना है तो नेट y का जो वैल्यू है क्या कर देते हैं हम लोग? 0 कर देते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 होगा नहीं, ये वैल्यू 0 होगा नहीं, तो अगर ये वैल्यू y की वैल्यू 0 है मतलब ये नेट एम्पलीट्यूड 0 है। y की वैल्यू 0 है मतलब नेट एम्पलीट्यूड 0 है, तो y नेट 0 करते हैं, या फिर हम लोग नेट एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो क्या कर देते हैं? हम लोग 0 कर देते हैं। तो नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है? 2a sin kx प्लस phi 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लेकिन अभी जो हम लोग जस्ट इक्वेशन जो निकाले उसमें इनिशियल फेज नहीं था, मतलब phi 1 नहीं था। phi 1 नहीं है ना इसमें, तो देखो इसके लिए एम्पलीट्यूड में phi 1 नहीं है। तो इसके लिए अगर नोड निकालना है तुमको, क्या निकालना है? नोड निकालना है, तो 2a sin kx इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा? 0। 2a उधर जाके 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? sin kx का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या? अगर sin kx का वैल्यू 0 आ रहा है तो kx का वैल्यू क्या हो सकता है? कितना एंगल पे 0 आता है? 0 पे या फिर पाई पे भी तो 0 आ सकता है। sin पाई, sin क्वांटिटी 0, क्या 2 पाई पे भी आ सकता है? क्या 3 पाई पे भी आ सकता है? क्या 4 पाई पे भी आ सकता है? कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग यहाँ पे kx इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? तो k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा लिखा जाए इनटू x इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट नोड कहाँ मिलेगा? x इक्वल्स टू 0 पे मिल जाएगा। फर्स्ट नोड कहाँ मिल जाएगा? x इक्वल्स टू 0। सेकंड नोड निकालने के लिए अगर kx इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? पाई, तो k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इक्वल्स टू पाई, पाई से पाई x इक्वल्स टू लैम्डा बाय, देखो तो डायरेक्ट मैं यहां बोला था ना लैम्डा बाय 2, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो निकालिए, हर बार ऐसा नहीं निकलेगा, हर बार ऐसा हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है ना?
सेकेंड देखो kx इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे 2 पाई, k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई x इक्वल्स टू, ऐसे कंटिन्यू करके तुम नोड का पोजीशन निकाल सकते हो। ये नोड का पोजीशन फर्स्ट सेकंड, समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? तो देखो यहाँ पे तुम जब भी देखोगे ना दो नोड के बीच का गैप कितना, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स कितना आ रहा है, और यहाँ पे भी लैम्डा बाय 2। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? ये हो गया नोड का पोजीशन फाइंड करने का तरीका। किसका पोजीशन फाइंड करना? नोड का। अब देखो एंटी नोड, किसका पोजीशन देख लेते हैं हम लोग, एंटी नोड। एंटी नोड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा 2a। एंटी नोड वही है पोजीशन है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है 2a, यानी उसका एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 2a कर देंगे। एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू क्या कर देंगे 2a। तो अगर तुमको एंटी नोड फाइंड करना है टू फाइंड एंटी नोड, एम्पलीट्यूड क्या है 2a sin kx प्लस phi 1 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2a कैंसिल होके 1 बचेगा, तो sin kx प्लस phi 1 मतलब क्या कर देना अपन को 1 कर देना, 1 कर देना। लेकिन अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वहां पे phi 1 है, phi 1 नहीं है, नहीं तो मतलब sin phi 1 नहीं है तो sin kx का वैल्यू 1 हो गया। sin kx का वैल्यू 1 मतलब kx का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो pi by 2 हो जाएगा, sin 90 डिग्री 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस 1 लिखते हैं लोग, एम्पलीट्यूड प्लस 2a माइनस 2a प्लस 2a, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बाय 2 भी हो सकता है, 3 पाई बाय 2 भी हो सकता है, 5 पाई बाय 2 भी हो सकता है, और बताओ 7 पाई बाय 2 भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं बात। अच्छा यहाँ शॉर्टकट में लिखना चाहो तो शॉर्टकट में भी तुम एंटी नोड का क्वेश्चन बताओ। अगर ये 0 है, ये लैम्डा बाय 2 तो लैम्डा बाय 4 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 3 लैम्डा बाय, ऐसे कंटिन्यू तुम चाहो तो निकाल सकते हो डायरेक्ट, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो तुम डायरेक्ट निकाल रहे हो, हर बार तो निकलेगा नहीं। तो हर बार कैसे निकालना है, ऐसे करना है। तो kx को लैम्डा बाय पाई बाय 2 से इक्वेट कर लो, तो kx इक्वल्स टू पाई बाय 2, k के जगह क्या रखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, क्या रखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई से पाई, x इक्वल्स टू क्या हो गया लैम्डा बाय 4, x इक्वल्स टू क्या हो गया लैम्डा बाय, हो गया ना, बोलो। अब kx की जगह क्या रखेंगे, kx इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। पूरी तरह देखो x का वैल्यू क्या निकलेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। तो ऐसे कंटिन्यू एक और देख लेते हैं तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5 पाई बाय, तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 2, क्या आएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया 5 बाय 4 लैम्डा, 5 बाय। अच्छा यहाँ एंटी नोड, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस देखो तो कितना आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स बताओ 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, तो यहाँ कर लो ना, अगर नहीं आ रहा है तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 4 मतलब लैम्डा बाय 2, यहाँ पे भी निकालोगे तो कितना आएगा लैम्डा बाय, so distance between two nodes lambda by 2, distance between two empty nodes lambda by 2। अच्छा फर्स्ट नोड कहां मिला था 0 मिला था, कहां मिला था 0, और एंटी नोड कहां मिला लैम्डा बाय 4 पे, तो डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स क्या लिखा जाएगा लैम्डा बाय 4, क्या लिखेंगे लैम्डा बाय 4। समझ में आया? नोड्स और एंटी नोड का पोजीशन निकाल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात? चलो तो ये हो गया स्टैंडिंग वेव, क्या हो गया स्टैंडिंग में समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि स्टैंडिंग वेव क्या है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिए थे और ये सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के अबाउट ऐसे लूप बन रहा है, ये ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद और नीचे आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा 1 और 2 पॉइंट के अबाउट अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे कर रहा है, ठीक है ना, यानी 2 फिक्स पॉइंट के अबाउट ही एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन जो है, ये वाला जो पार्टिकल एकदम टॉप पे है, ये इसी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जितना इसका मैन कितना होगा 2 एम्पलीट्यूड होगा, और इसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का 0 रहेगा। तो जिसका नेट एम्पलीट्यूड ऑलवेज 0 आता है उसी क्या बोलते हैं नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं नोड बोलते हैं। नेट एम्पलीट्यूड ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा 0 रहेगा, और जिसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा
2a रहेगा, उसी का बोलते हैं हम लोग एंटी नोड। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया था, हम लोग पढ़ लिए लास्ट क्लास में। ठीक है, तो नोड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं एंटी नोड। अब यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा पार्टिकल पूरा लूप देखो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज है। ठीक है, एसएचएम कर रहा है। अब ये पार्टिकल जब टॉप पे था, एंटी नोड जब कहां था, टॉप पे था, उस समय उसका एम्पलीट्यूड क्या था, 2a था। क्या एम्पलीट्यूड था, 2a था। उस समय यहाँ वाला पार्टिकल भी टॉप पे होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड 2a नहीं होगा, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। क्या होगा वो हम आगे न्यूमेरिकल्स को निकालेंगे, समझ आ रहा है। 2a नहीं होगा, कुछ और होगा। अब ये जब पार्टिकल जो टॉप पे है ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, क्या ये भी पूरा लूप नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आएगा। ये ऐसे है, जब आएगा तो सब सारे एक साथ नीचे आएंगे ना, समझ रहा है। फिर नीचे जाएंगे सारे एक साथ नीचे जाएंगे, कोई दिक्कत। फिर पूरा लूप में सारे पार्टिकल्स एक साथ फिर ऊपर आएंगे, फिर सारे पार्टिकल फिर एक साथ ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो सारे के सारे पार्टिकल्स, इस पूरे के पूरे लूप के सारे पार्टिकल्स एक साथ नीचे आएगा। यहाँ पे है तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी एक लूप का एवरी पार्टिकल सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। तो एक लूप का एवरी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल पकड़ लो, हर एक पार्टिकल, ठीक है ना, किसी एक टाइम पीरियड के लिए देखोगे, जब भी देखोगे तो वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं, डिफरेंस इससे पता चलेगा। देखो प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव तुम लोग पढ़े हैं कि ये है ऐसे चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहां पे मैं पूछूं कि ये यहां पे जो पार्टिकल है वो किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव इधर है, इसके वेलोसिटी ऑफ वेव इधर है, तो इसके पीछे वाला पार्टिकल्स ये है, इसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे है ना, तो ये पार्टिकल कहां आएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर होगा, नीचे होगा। अच्छा, यहां का पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो तो एक लूप के सारे पार्टिकल एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं ना, है, ये वाला पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन स्टेशनरी वेव में क्या होता है, सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आएंगे, फिर एक साथ नीचे जाएंगे, फिर एक साथ ऊपर जाएंगे, समझ आ रहा है। यही डिफरेंस है स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव, ये डिफरेंस है स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये दो फिक्स पॉइंट के अबाउट एसएचएम करता है, पूरा लूप एसएचएम करता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज किसके यूज होते हैं, एसएचएम, किसके प्रॉपर्टी यूज होते हैं, एसएचएम के यूज होते हैं। मतलब कि यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व, एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो नोट करके लिखो, कुछ पॉइंट्स हैं मैं बोलता हूँ, लिखो नोट करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, नेट एम्पलीट्यूड जीरो, नेट एम्पलीट्यूड जीरो एट नोड, नेट एम्पलीट्यूड ऑलवेज जीरो एट नोड्स। ठीक है, नेट एम्पलीट्यूड ऑलवेज मैक्सिमम, ब्रैकेट में लिखना 2a, नेट एम्पलीट्यूड ऑलवेज मैक्सिमम, ब्रैकेट में लिखना 2a फॉर एंटी नोड्स, नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ब्रैकेट में 2a फॉर एंटी नोड्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, इन स्टेशनरी लूप, स्टेशनरी वेव, इन स्टेशनरी वेव फॉर अ सिंगल लूप,
in a stationary wave for a single loop every particle velocity are in same direction. Every particle velocity are in same direction at any instant of time. समझ आ रहा है ना? हो गया ना? थर्ड हो गया, फोर्थ लिखो। In stationary wave particles perform SHM. Energy does not transfer. Particles perform SHM. Energy does not transfer. Particle perform SHM. Energy does not transfer. Hence, total mechanical energy is conserved. समझ में आ गया? तो अगर टोटल मैकेनिज्म यहाँ कंजर्व रहेगा तो यहाँ टॉप पे जब रहेगा तो टोटल एनर्जी जो है किसके फॉर्म में यहाँ मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा हमारा? जीरो। और जब मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ही रहेगा और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या रह जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, पोटेंशियल से जीरो। यहाँ ओनली बचेगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोलेंगे? टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो स्टेशनरी वेव जब मीन पोजीशन पे आता है, जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा स्ट्रिंग, तो उस समय टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जब ऊपर जाए एकदम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाएगा तो टोटल एनर्जी किसके फॉर्म में रहता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं था। प्रोग्रेसिव वेव में क्या था हम लोग पढ़े थे? जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी, वहां एनर्जी कंजर्व नहीं था। लेकिन स्टेशनरी वेव में एनर्जी कंजर्व होता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है तुम्हारा स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव। स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव, कोई दिक्कत नहीं आता? समझ में आ गया? तो ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा नोट्स और एंटी नोट्स निकालने का। देखो इधर बहुत इजी, टफ नहीं है। तो नोट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नोट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जो नेट एम्पलीट्यूड है उसको क्या कर देंगे? जीरो। क्या कर देंगे? जीरो। तो ये नेट एम्पलीट्यूड है हमारा, एम्पलीट्यूड यही बताता है। इसको इक्वल टू कर दोगे जीरो। इसको जीरो करोगे मतलब क्या? sin kx प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ये जीरो कब आता है? जब kx प्लस पाई बाय 6 का वैल्यू क्या क्या मिलेगा? या तो जीरो हो जाए, sin 0 0, या sin पाई 0, या फिर sin 2 पाई, ऐसे कर दो, sin पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। समझ आ रहा है? तो अगर पहले हम लोग जीरो पुट करेंगे, तो अगर जीरो पुट करते हैं हम लोग तो k की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू 0। तो वो उधर चला गया, या फिर पाई से पाई तुम कैंसिल कर सकते हो, तो x का वैल्यू आ गया माइनस लैम्डा बाय 2। कितना आ गया? माइनस लैम्डा बाय 12, ठीक है। फिर पाई रिलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू पाई। पाई से पाई कैंसिल कर दो, यहां बचा हुआ 1 माइनस 1 बाय 6 कितना हो गया? 5 बाय 6, है ना। और ये 2 बाय लैम्डा इनटू x है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 बाय 12 लैम्डा, क्या हो जाएगा? 5 बाय। तो ऐसे नोट्स निकाल सकते हो, ठीक है। एक और तरीका क्या है कि यहाँ पे 0 रखो, पाई रखो, फिर 2 पाई रखोगे, 3 पाई रखोगे। एक और तरीका क्या है कि ये फर्स्ट वाला एक नोट निकल गया, उसमें लैम्डा बाय 2 ऐड करते हैं, क्योंकि तुमको पता है कि 2 नोट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे लैम्डा बाय 2 ऐड करते तो भी यही वैल्यू आ जाता, फिर लैम्डा बाय 2 और ऐड करो, ठीक है। तो नोट्स का वैल्यू पता चल जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो एंटी नोट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग?
अगर तुमको फाइंड करना एंटी नोड, क्या फाइंड करना है? तो मैं बताया था एंटी नोड के लिए नेट एम्पलीट्यूड क्या कर देना होता है? मैक्सिमम, यानी 2a sin kx प्लस पाई बाय 6 एम्पलीट्यूड है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2a के इक्वल हो जाएगा। तो 2a कैंसिल हो जाएगा, यानी sin kx प्लस पाई बाय 6 का वैल्यू 1, sin kx प्लस पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। अगर ये वैल्यू 1 है तो kx प्लस पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होगा? या तो ये पाई बाय 2 हो सकता है, या फिर 3 पाई बाय 2, या फिर 5 पाई बाय हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग पाई बाय 2 पुट करें तो k की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये 90 हो गया, ये 30 है, उधर माइनस हो गया, तो पाई बाय 3 बचा। क्या बचा इधर? पाई बाय 3, और ये है 2 पाई x बाय लैम्डा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया लैम्डा बाय 6। x का वैल्यू क्या आ गया? लैम्डा बाय 6। अब यहाँ पे फिर तुम एंटी नोड निकालने के लिए फिर लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 ऐड कर सकते हो, लैम्डा बाय 6 प्लस लैम्डा बाय 2, नेक्स्ट एंटी नोड निकल जाएगा। या फिर तुम पुट करना चाहो तो यहाँ पे फिर से कि इसको इससे रिलेट कर दो 3 पाई बाय 2 से, तो k की जगह फिर से लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। पाई से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 हो जाएगा, ये 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 6, ये हो जाएगा 2x बाय लैम्डा। ये कैलकुलेट करो, नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 6, ऊपर कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 2x बाय लैम्डा, तो 2 से ये कैंसिल होकर 2 बच जाएगा, ये कैंसिल होकर 3 बच जाएगा, तो x इक्वल्स टू लैम्डा बाय, करेक्ट है ना? करेक्ट है, कोई दिक्कत? चलो कैलकुलेट कर लेना, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया नोड और एंटी नोड का क्वेश्चन, नोड और एंटी नोड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, अब बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है हम लोग को? ग्राफ ड्रॉ करना है। ये नोड और एंटी नोड का जो पोजीशन निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, पहला नोड कहाँ मिलेगा? माइनस लैम्डा बाय 12 पे। दूसरा नोड कहाँ मिलेगा? 5 बाय 12 पे। कहाँ मिलेगा? 5 बाय 12 पे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं और दो नोड बना लेंगे, माइनस लैम्डा बाय 12 पे और 5 बाय 12 लैम्डा पे। कोई दिक्कत वाली बात? चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये है, तो क्या वो ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा माइनस लैम्डा बाय 12 और यहाँ पे हो रहा होगा कितना हो रहा है? 5 लैम्डा बाय 12। यही तो नोड है, बोलो भाई, कोई दिक्कत? और फर्स्ट एंटी नोड कहां मिल रहा होगा? यहां कहीं मिल रहा होगा, जो कि होगा लैम्डा बाय 6, देखो ना, निकाले हो ना लैम्डा बाय 6। फर्स्ट एंटी लैम्डा बाय 3 आ रहा है मेरा। ये तुम लोग को बताओ, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या इसमें? ये नीचे आ जाएगा 6 और ये 3 1 टाइम होगा 9 माइनस 1, ये 2x बाय लैम्डा, तो 8 बाय 6 2x बाय लैम्डा, ये कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, 2 बाय 3 x इक्वल्स टू 2 बाय 3 लैम्डा। तुम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक, चलो कोई नहीं, ये हो गया, समझ आ गया? तो ये हो गया लैम्डा बाय 6। लेकिन t इक्वल्स टू 0 पे बनाना है ग्राफ। किस पे बनाना था ग्राफ? t इक्वल्स टू 0 पे। तो एट t इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमारा इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? हमारी इक्वेशन क्या ये है? y इक्वल्स टू 2a sin kx प्लस पाई बाय 6 है ना, इनटू cos ओमेगा प्लस पाई बाय 4, है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एंटी नोड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होगा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि t इक्वल्स टू 0 पे ही हो? ये तो जरूरी नहीं है ना, ये तो जरूरी नहीं है कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड t इक्वल्स टू 0 पे ही हो, ठीक है ना। ये जरूरी तो है ना एकदम टॉप पे हो सकता है ये नीचे आ जाए, समझ आ रहा है? तो ये जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है ये मैक्सिमम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे x क्या है? 0। ये x का ही तो वैल्यू है ना, अरे ये जो वैल्यू लिख रहे हैं नोट्स का, ये x का ही वैल्यू है ना, नोट्स एंटी नोड।
तो यहाँ पे x क्या है 0। अगर इसमें x हम लोग 0 रखें तो x का एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। ये एम्पलीट्यूड निकालने को बोला ना, ये क्या बताता है एम्पलीट्यूड बताता है ना। x अगर 0 रख के निकाले तो इसका एम्पलीट्यूड पता चलेगा। लेकिन इस मोमेंट पे t को 0 पे जोरी तो है नहीं कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा, ऐसा कोई जोरी नहीं है। तो ये कहां होगा ये निकाल दो, ठीक है। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग उसका पोजीशन निकाल सकते हो। देखो क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल्स टू 0 के लिए निकालते हैं, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए अगर तुम देखो, अगर तुम एम्पलीट्यूड निकालना चाहो, अगर वन एंड वन एम्पलीट्यूड निकालना चाहो तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रख देना। इस फॉर्मूले में यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह x इक्वल्स टू क्या पुट कर दोगे 0 और उसको कैलकुलेट कर लो, समझ में आ रहा है। लेकिन t इक्वल्स टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहोगे, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये पूरे इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा और t इक्वल्स टू क्या पुट करना पड़ेगा 0, ठीक है ना। तो अगर तुम ओनली क्या निकालना चाहते हो, ओनली एम्पलीट्यूड फाइंड करना चाहते हो, क्या फाइंड करना चाहते हो ओनली एम्पलीट्यूड। तो ये जो फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है वहां पे तुम पुट कर दो 2a sin कि x की जगह 0 हो जाएगा प्लस π/6 बोले तो कितना 30 है ना, sin 30 1/2 होता है। तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा a, कितना आ जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a। तो ये जो x पे जो पार्टिकल है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a होगा, लेकिन अभी ये a है कि नहीं ये पता नहीं है। तो अभी ये कितना है ये पता करने के लिए हम लोग ये पूरे इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए x को 0 पुट किया, लेकिन हम लोग को ग्राफ का बनाना है t इक्वल्स टू 0 बनाना। तो अब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एंड t इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 0। तो y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 2a sin 0 प्लस π/6 इनटू cos, बताओ cos t इक्वल्स टू 0 हो गया ना, cos π/। अभी ये वैल्यू हम लोग जस्ट निकाले, क्या आया a आया कि नहीं आया, ये तो निकाले ना यहाँ पे। और cos π/4 1/√2, तो यानी a/√2। अभी इसका एम्पलीट्यूड कितना है, अभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है a/, तो x इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल है अभी इसका डिस्प्लेसमेंट है a/√2, लेकिन इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां होगा a पे होगा। ये मैक्सिमम a पे a तक जा सकता है, लेकिन t इक्वल्स टू 0 पे कहां है a/√2 पोजीशन पे। मैक्सिमम a तक जा सकता है, लेकिन t इक्वल्स टू 0 पे कहां है a/√2 पे है। आया समझ में, ये क्वेश्चन पूछता है, आया समझ में कोई दिक्कत। अब किसी और पोजीशन के लिए भी तुम निकाल सकते हो, जैसे कि हम लोग मान लो ये एंटी नोड के लिए निकालते हैं कि भाई ये एंटी नोड अभी किस पोजीशन पे, एंटी नोड मैक्सिमम कहां जा सकता है 2a पे। एंटी नोड मैक्सिमम कहां जा सकता है 2a पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, लेकिन अभी 2a है कि नहीं ये हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग अभी एंटी नोड का क्या पोजीशन है, तो एंटी नोड का पोजीशन अगर x इक्वल्स टू इसका कितना है लैम्डा/, एंटी नोड का पोजीशन जो निकाले उसका x का वैल्यू कितना है λ/6। तो x पुट करेंगे λ/6 और t पुट करेंगे, किसके लिए देख रहे हैं हम लोग 0 के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं 0 पे। t पुट करेंगे 0 तो y का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा बताओ तो भाई 2a sin कि x हो गया λ/k की जगह 2π/λ, x की जगह पे λ/6 इनटू प्लस है प्लस π/। वैसे ये वैल्यू टोटल ये 1 ही आता और यहाँ 2a ही बचता, फिर भी मैं कर लेता हूँ। cos देखो ये 0 हो गया और ये हो गया π/4। तो ये वैल्यू सॉल्व करके देख लो, वैसे ये वैल्यू 2a ही आएगा क्योंकि ये वैल्यू एम्पलीट्यूड बताता है। क्या बताता है एम्पलीट्यूड। तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2π/6, यहाँ बचेगा π/6, 3π/6 आ गया। 2a sin 3π/6 कितना होता है π/2 cos π/4, ये बचा ना π/2 कितना 1 sin 90 डिग्री 1 होता है, यानी ये आ गया 2a, कितना आ गया, और cos 45 कितना हो गया √2 यानी √2a, कितना आ गया। तो ये जो पार्टिकल है जो क्या है एंटी नोड वाला पार्टिकल, अभी इसका लोकेशन कहां होगा √2a पर होगा, लेकिन इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है 2a होता है। तो ऐसे x कोई और भी वैल्यू तुम लेके निकाल सकते हो,
जैसे x पूछा जाएगा x इक्वल्स टू λ/2 पार्टिकल जो x का डिस्टेंस λ/2 है उसका तुम बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है या उसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो जब पूछा जाएगा एम्पलीट्यूड तो मान ली ये फार्मूला लगाना और पूरा डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा कि t इक्वल्स टू 0 पे वो पार्टिकल है कहां, तो फिर ये पूरा फार्मूला यूज करना है। तो हमारा एम्पलीट्यूड के लिए मान ली ये फार्मूला, पूरा डिस्प्लेसमेंट के ये फार्मूला, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं बात। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। तो आया समझ में, तो ये हो गया स्टेशनरी वेव